आरोग्य वटी। रक्त हमारे पूरे शरीर में संचार करता है। हमारे जितने भी शरीर के अंग हैं उन सब में रक्त रहता है। आप अंदाजा लगाइए, अगर रक्त में किसी किस्म की कोई खराबी आ जाए या इसमें किसी किस्म का कोई डिसऑर्डर हो तो हमारा शरीर कैसे काम करेगा? क्या हम जीवित रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, या उसे ठीक करने के लिए क्या क्या करना होगा? नवजात शिशु में जब हम खून के डिसऑर्डर्स देखते हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है कि क्या वजह रही होगी। वैसे भी कहते हैं कि गर्भावस्था के दौरान स्त्रियों को अपना पूरा ख्याल रखना चाहिए। क्या कहीं कोई कमी रह जाती है, या जैसे हम कहते हैं कि बड़ी सारी जो शिकायतें हैं वो हेरिडिटरी रहती हैं। आज हम विशेष तौर पर चर्चा करेंगे कि हमारे खून के जो डिसऑर्डर्स होते हैं, वैसे तो कॉमनली नाम जो हम सुनते हैं वो तो यही रहते हैं कि थैलेसीमिक बच्चे होते हैं, हीमोफिलिक बच्चे होते हैं, लेकिन कुछ और भी सुनने में आया है कि कुछ और भी खून की खराबियां होती हैं। वो क्या क्या होती हैं? इस समय हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर विजय साहनी। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। अगर मैं ब्लड डिसऑर्डर्स की बात करता हूँ तो क्या थैलेसीमिया और हीमोफीलिया ही दो बीमारियां हैं, या ये बीमारियां शुरू कैसे होती हैं? श्रोताओं को नमस्कार। बेसिकली ये जो ब्लड डिसऑर्डर्स होते हैं, स्पेशली जो बच्चों में होते हैं, हम इनको मुख्यतः दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक जिसमें जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है उसकी क्वांटिटी कम होती है। जैसे हीमोग्लोबिन तो नॉर्मल है पर उसकी क्वांटिटी कम है या बिल्कुल नहीं है नॉर्मल हीमोग्लोबिन की। दूसरा डिसऑर्डर से हम जो थैलेसीमिक ग्रुप में आता है, जैसे इस ग्रुप में थैलेसीमिया आता है। दूसरा ग्रुप होता है हीमोग्लोबिनोपैथीज। इसका अर्थ ये हुआ कि हीमोग्लोबिन में ही एबनॉर्मलिटी है जी। पहले केस में हीमोग्लोबिन नॉर्मल था, दूसरे केस में हीमोग्लोबिन ही एबनॉर्मल है। बिकॉज ऑफ किसी म्यूटेशंस की वजह से हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, वो हीमोग्लोबिनोपैथीज आता है। जैसे सिकल सेल एनीमिया, हीमोग्लोबिन सी, हीमोग्लोबिन एस, हीमोग्लोबिन डी। इनमें क्या होता है कि मामूली हीमोग्लोबिन में चेंजेस आ जाती हैं जिनकी वजह से ब्लड डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। परंतु अगर हम भारत में देखें, खासकर अब हम जम्मू में भी देखें, तो मुख्यतः दो प्रकार के ब्लड डिसऑर्डर्स हमें देखने को मिलते हैं। एक तो थैलेसीमिया है और दूसरा हीमोफीलिया है। लेकिन जिस सिकल सेल्स की आपने बात की है उसका भी काफी बार जिक्र होता है, उसकी पहचान कैसे है, उसका क्या है? सिकल सेल जो एनीमिया होता है, इसमें जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, अगर हम नॉर्मल रेड ब्लड सेल का स्ट्रक्चर देखें तो वो बाई कनकेव होता है, और हम अगर माइक्रोस्कोप में देखें तो वो ओवल शेप या गोल दिखाई देता है। परंतु सिकल सेल डिजीज में जो हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर होता है वो सिकल हो जाता है। जैसे सिकल होती है ना, दाती जी, उस किस्म का हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर हो जाता है। तो ये अगर हम ब्लड का टेस्ट करें या माइक्रोस्कोप में खून की जांच करें तो ये हमें अगर सिकल सेल डिजीज हो तो उसकी हम पहचान कर सकते हैं। ये क्या डॉक्टर साहब दोनों जन्मजात रोग हैं, या क्योंकि आपने जब म्यूटेशंस की बात की तो ऐसे लगता है जैसे कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स की बात? जी हाँ, ये सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स ही हैं। तो इसमें क्या होता है कि जन्म में ब्लड का जो हीमोग्लोबिन का जो ग्लाइसिन होता है वो चेंज हो जाता है विद थाइमीन, जिसकी वजह से सिकलिंग हो जाती है। ब्लड सेल जो होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है वो सिकल सेल बन जाता है। तो इसमें क्या होता है कि क्योंकि ये सिकल सेल हो गया तो ये नॉर्मल सर्वाइव नहीं कर सकता। तो ये जो हमारे सिस्टम्स होते हैं, जैसे लिवर है, स्प्लीन है, उसमें जाके ये डिस्ट्रॉय हो जाता है और ब्लड का लॉस हो जाता है जी। ये प्रॉब्लम रहती है। जैसे मैंने जेनेटिक की बात की है डॉक्टर साहब, आपने कहा ये दोनों रोग जेनेटिक ही होते हैं, पैदा होते ही शुरू हो जाते हैं, ये कुछ देर के बाद ये पहचान इनकी की जाती है, रोग शुरू हो जाते हैं। दूसरे इसके साथ साथ जब जेनेटिक की हम बात करते हैं तो कहते हैं ना, थैलेसीमिक कुछ पेरेंट्स भी होते हैं जो कैरियर होते हैं, जो बच्चों को दे देते हैं लेकिन उन्हें खुद ही नहीं पता होता है कि वो थैलेसीमिक है। थैलेसीमिया का यहाँ हम थोड़ा सा विस्तार में जिक्र करेंगे क्योंकि ये यहाँ पे काफी केसेस हैं। हमारे डिपार्टमेंट में 350 से 450 के लगभग थैलेसीमिक्स बच्चे हैं जिनको नियमित तौर पे खून की जरूरत पड़ती रहती है, और हम डेली 15 से 20 समटाइम्स ज्यादा भी वैसे बच्चे हमारे पास आते हैं जिनको हम नियमित तौर से ब्लड देते रहते हैं। थैलेसीमिया एक, जैसे भी हमने जिक्र किया, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि जो अगर हम नॉर्मल हीमोग्लोबिन देखें, जिसे हम हीमोग्लोबिन ए कहते हैं, इसके जो स्ट्रक्चर होता है इसमें 2 अल्फा चेन्स होती हैं और 2 बीटा चेन्स होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर हुआ अल्फा 2
और बीटा 2 जी। परंतु थैलेसीमिया में क्या होता है, अगर अल्फा थैलेसीमिया है तो जो अल्फा चेन होती है उसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है या खत्म हो जाती है। अगर बीटा थैलेसीमिया है उसमें जो बीटा चेन है उसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है या खत्म हो जाती है। तो उस वक्त से बच्चे को थैलेसीमिया का रोग शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार जैसे मैंने अभी बताया आपको कि थैलेसीमिया मुख्यतः 2 प्रकार के हो गए, अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। डिपेंडिंग अपॉन कि अगर अल्फा चेन नहीं बन रही तो अल्फा थैलेसीमिया हो गया, अगर बीटा चेन नहीं बन रही तो बीटा थैलेसीमिया हो गया। इसमें जो बीटा थैलेसीमिया है ये बहुत कॉमन है और ये बहुत डेंजरस भी है जी। तो इसलिए अल्फा थैलेसीमिया की भी बहुत डेंजरस है, क्योंकि अल्फा थैलेसीमिया में 4 जीन इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें अगर एक जीन इन्वॉल्व हो गया तो थैलेसीमिक शुरू हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अल्फा चेन बन रही है। अगर 2 जीन इन्वॉल्व हो गए फिर भी थोड़ा सा प्रोडक्शन कम हो जाएगी, लेकिन फिर भी अल्फा चेन बन रही है। अगर 3 जीन इन्वॉल्व हो गए तो और कम हो गए, 4 जीन इन्वॉल्व हो गए तो अल्फा चेन जो होती है बिल्कुल बनना बंद हो जाती है। और उसमें क्या होता है कि जो बीटा चेन होती है वो एकदम से बढ़ जाती है, क्योंकि उसको मैच करने के लिए अल्फा चेन नहीं है जी। तो ये बीटा चेन जो होती है वो ब्लड सेल्स में जमा हो जाती है, जिसे हम हीमोग्लोबिन H कहते हैं। तो ये सेल्स जो होते हैं ये सर्वाइव नहीं कर सकते और वो कुछ ही दिनों में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसकी पहचान कैसे होती है? इसकी पहचान में अभी हम थोड़ी देर के बाद जिक्र करेंगे। फिर हम अभी बीटा थैलेसीमिया के बारे में आते हैं। बीटा थैलेसीमिया में 2 जीन होते हैं, तो अगर किसी भी जीन में म्यूटेशन हो जाए तो वो बीटा थैलेसीमिया हो जाता है। और बीटा थैलेसीमिया इट कैन बी B0 यानी कि दोनों जीन्स नहीं है और बीटा ग्लोबिन चेन बिल्कुल नहीं बन रही, और B+ यानी कि कुछ बीटा चेन बन रही है। अगर हम इनको देखें तो हमारे पास 3 या 4 थैलेसीमिक डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। एक जो हो जाता है थैलेसीमिया मेजर जी, वो जो होगा बीटा 0 यानी कि कोई भी बीटा ग्लोबिन चेन इसमें नहीं है। दूसरा जो होगा थैलेसीमिया इंटरमीडिया। थैलेसीमिया इंटरमीडिया में क्या होगा, आइदर ये होगा बीटा 0 बीटा+ यानी कि बीटा 0 मतलब की चेन नहीं बन रही, बीटा+ मतलब कुछ चेन बन रही है, और बीटा टोटल नॉर्मल एंड बीटा+, ये होते हैं इंटरमीडिया जी। और तीसरा होता है थैलेसीमिया माइनर। इसमें क्या होता है नॉर्मल बीटा+। तो इसमें मतलब कि अगर एक में नॉर्मल चेन बन रही है और एक में कम बन रही है पर थोड़ी सी कम बन रही है, दिस कम्स अंडर बीटा थैलेसीमिया माइनर जी। तो ये 3 मेन डिसऑर्डर्स होते हैं, माइनर, मेजर और इंटरमीडिया। जो मेजर थैलेसीमिक बच्चे जो होते हैं वो ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट होते हैं, अर्थात उनको ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती ही रहती है। जैसे भी हमारे पास जो अधिकतर बच्चे हैं वो थैलेसीमिक मेजर ही हैं, तो इनको कईयों को हफ्ते में 1 बार, कईयों को हफ्ते में 2 बार, कईयों को महीने में 1 बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती रहती है। तो यहाँ पे इनके लिए हमारे पास थैलेसीमिक्स क्लिनिक्स हैं, तो वहाँ पे जो पीडियाट्रिशियंस होते हैं वो इन बच्चों की जांच करते हैं। तो अगर इनको हीमोग्लोबिन कम हो तो हम उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते हैं। ट्रांसफ्यूजन की बात तो बाद में करेंगे। डॉक्टर साहब, हमने पहचान की बात की थी, दूसरा मैंने कैरियर की बात की थी, क्योंकि कुछ रोग ऐसे हैं, कहते हैं ना गर्भावस्था के दौरान अगर स्त्रियां उनका इलाज, जैसे हम हेपेटाइटिस की कई बार बात करते हैं या आजकल बड़ा जिक्र होता है एड्स बीमारी है, तो आप पहले ही जांच करवा लीजिए ताकि बच्चे को किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो। इस सूरत में क्योंकि बच्चे पैदा ही थैलेसीमिक होते हैं तो क्या उन्हें जन्म से पहले रोका जा सकता है? जी हाँ। इसमें मैं ये श्रोताओं को बता दूं कि अगर जो पुरुष में अगर एक थैलेसीमिक जीन है और महिला में भी एक थैलेसीमिक जीन है, वो थैलेसीमिक ट्राइड कहलाए जाएंगे, थैलेसीमिक माइनर कहलाए जाएंगे। तो अगर ये शादी करते हैं तो इनमें चांसेस ये रहते हैं कि 25% जो बच्चे होंगे वो थैलेसीमिक मेजर होंगे जी, 25% बच्चे होंगे वो नॉर्मल होंगे और 50% बच्चे जो होंगे वो थैलेसीमिक माइनर होंगे। ये रेशो रहती है, 50% थैलेसीमिक माइनर, 25% थैलेसीमिक मेजर और 25% नॉर्मल। तो इसको रोकने का कोई तरीका? हाँ जी, इसको हम रोकने का हमारे पास अभी बड़ी विस्तृत प्रोग्राम्स हम चला रहे हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो बीमारी थी ये मेडिटेरेनियन एरियाज जो हैं, जैसे इटली है, साइप्रस है, वहाँ से आई थी। तो हमारे इंडिया में कैसे आई इसकी कहानी है। अब इसमें सच्चाई क्या है वो उसका मुझे आइडिया नहीं है। कि जब अलेक्जेंडर की सेना भारत में आई, अलेक्जेंडर तो वहीं से आया था, मेडिटेरेनियन एरिया से ही आया था, वहाँ से आया था, ग्रीस से आया था। तो जब उसकी सेना यहाँ पे आई, उसने पूरा यहाँ पे उसके सैनिक काफ़ी महीनों से और वर्षों में रहे, तो यहाँ पे उनके परिवार बन गए, तो अपने साथ वो थैलेसीमिक जीन लेके आ गए, तो जिसकी वजह से उसके वजह ये बढ़ता चला गया। तो इसको रोकने के लिए
जो वो एरिया था, जैसे साइप्रस की मैंने जिक्र किया, वहाँ इन्होंने एक बहुत विस्तृत कार्यक्रम लगाया हुआ है, जिसके तहत जिस भी पुरुष या महिला ने शादी करनी है उसको पहले टेस्ट करवाना ही करवाना है जी। वो उनके लिए मैंडेटरी है, उसका सर्टिफिकेट होगा तभी वो आगे शादी कर पाएंगे। ऐसे ही ईरान देश में भी उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया हुआ है। तो जिस पुरुष या महिला ने विवाह करना है, सबसे पहले जो पुरुष होता है उसका ब्लड टेस्ट होता है जी। अगर उसका हीमोग्लोबिन कम है, उसका जो MCH मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन लेस देन 27 पिकोग्राम है, ये एक इंडेक्स है जी, एक रेशियो है, या मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम लेस देन 80 है, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन लेस देन 27 पिकोग्राम, और मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम इज लेस देन 80 फेम्टोलीटर। और एक दूसरा टेस्ट होता है हीमोग्लोबिन A2, अगर उसका लेवल 3.5% से ज्यादा है, अगर ब्लड में आता है, इट मीन्स ही इज थैलेसेमिक माइनर जी। फिर वो महिला का टेस्ट करते हैं, अगर महिला में भी यही फाइंडिंग्स आई, सो देन दे आर बोथ डायग्नोज्ड एज थैलेसेमिक माइनर और थैलेसेमिक ट्राइड। खासकर अगर हम जम्मू सूबे की बात करते हैं, क्योंकि आपने कहा 350-400 बच्चे आपके पास हैं अभी, हाँ जी। तो इनके पेरेंट्स वो भी थैलेसेमिक रहे होंगे, तभी आगे बच्चों को ये बीमारी हुई। आगे ये बीमारी ना जाए, अब ये बच्चे जैसे जैसे बड़े होंगे, इनका लाइफ स्पैन कितना रहता है, क्या ये पूरी उम्र ठीक रहते हैं, या जैसे आपने कहा हफ्ते में 2 बार भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत रहती है, या कई बार महीने में 1 बार रहती है, तो कैसे सिलसिला चलता है? इसमें जो एक जेनेटिक जो हमारे पीडियाट्रिक्स का डिपार्टमेंट है, उसका एक बहुत बड़ा रोल है। जब वो बच्चे आते हैं, उनका पूरी तरह जांच होती है, उनका हम एक्सरेज वगैरह करते हैं, उनका हम इलेक्ट्रोफोरेसिस में हीमोग्लोबिन की लेवल देखते हैं, उनका हम बाकी रेड सेल लेवल्स देखते हैं, ये सब चीज़ें देखते हैं, और उनको देखते हैं कि उनको कोई इन्फेक्शंस ना हो। क्योंकि ये देखा गया है, अगर बच्चे में कोई, क्योंकि ये बच्चे जो होते हैं इनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, तो इनमें इन्फेक्शंस के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो अगर इन्फेक्शंस के चांसेस हों तो वो हम उसको उसी वक्त ठीक कर देते हैं जी। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं ये एक अच्छा लाइफ स्पैन जी सकते हैं। हमारे पास कुछ बच्चे हैं अपना बिजनेस भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं अगर वो उनकी इन्फेक्शंस कंट्रोल ना हो और उनको दूसरी प्रॉब्लम्स भी साथ में आ जाएं, साथ में चेस्ट इन्फेक्शन हो जाएं या डायरियल इन्फेक्शन हो जाए, तो वो बच्चे वी लूज दोज चिल्ड्रन, क्योंकि वो अपना हीमोग्लोबिन उतना मेंटेन नहीं कर पाते। तो इसलिए हम ये चाहते हैं हर बच्चे का हीमोग्लोबिन एटलीस्ट 9.5 ग्राम या उससे ऊपर है। तो इससे कार्यक्रम के माध्यम से भी मैं अभी श्रोताओं को अपील करूंगा, जिनके बच्चे इस रोग से ग्रसित हैं, तो वो कृपया इस बात का ध्यान रखें कि उनके बच्चों का हीमोग्लोबिन 9.5 से अगर भी कम हो जाए तो उनको इमीडिएटली यहाँ पे सेंटर में आना चाहिए, अस्पताल आना चाहिए, ताकि उनके प्रॉपर जांच हो सके। क्योंकि अगर ब्लड कम होगा, हीमोग्लोबिन कम होगा, तो उसमें बड़ी अबनॉर्मलिटीज आ जाती हैं। क्योंकि फिर जो हमारे बोन, क्योंकि ब्लड तो अब हम सब जानते हैं कि बोन मैरो में बनता है, तो फिर क्या होता है कि अगर हीमोग्लोबिन कम होगा तो बोन मैरो इतना नहीं बना पा रही, क्योंकि ब्लड डिस्ट्रॉय हो रहा है। क्योंकि हीमोग्लोबिन वो ब्लड तो बना रही है, लेकिन बिकॉज ऑफ द डिजीज वो ब्लड डिस्ट्रॉय हो रहा है जी। तो फिर जो दूसरे ऑर्गन्स हैं जैसे स्प्लीन है, वो प्रभावित हो जाते हैं, वो हीमोग्लोबिन बनाना शुरू कर दे, वो ब्लड सब आरबीसी बनाना शुरू कर देते हैं। इतनी इमरजेंसी पड़ जाती है कि जो अदर ऑर्गन्स हैं जी, दे स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग आरबीसीज। तो जिसकी वजह से ये ऑर्गन्स इनलार्ज हो जाते हैं, उनकी अगर फेसेस देखो मोटे होते हो जाते हैं, उनकी शक्लें बिगड़ जाती हैं, उनके जो माथा होता है वो प्रोट्रूड शुरू हो जाता है करना। सो इस कंडीशंस को रोकने के लिए इनकी नियमित जांच करना बहुत जरूरी है। जी हाँ। तो नहीं, वही मैंने कहा था ना कि इसको रोका कैसे जा सकता है। इसको रोका, हाँ, जैसे आपने बाकी मतलब देशों का तो उदाहरण दे दिया, अपने यहाँ क्या हो रहा है। और दूसरा, क्योंकि अगर ऐसी बीमारियां ना रोकी गई तो ये तो बीमारियां बढ़ती जाएंगी। इसके लिए जेनेटिक काउंसलिंग हम लोग कर रहे हैं। पीडियाट्रिशियन में एक डिपार्टमेंट है जेनेटिक काउंसलिंग, मतलब उसमें काउंसलर्स बैठे होते हैं, या इधर गायनी में भी एक काउंसलर्स बैठे होते हैं। तो जैसे ही ये लोग संभावित माता या पिता बनने के लिए आते हैं गर्भावस्था में, तो उनकी हम प्रॉपर जेनेटिक काउंसलिंग करते हैं। तो उनका हम देखते हैं कि उनका हम पूरा ब्लड काउंट करते हैं। जैसे अभी ने बताया कि हीमोग्लोबिन कम है, MCH 27 पिकोग्राम से कम है, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम 80 फेम्टोलीटर से कम है, हीमोग्लोबिन A2 का लेवल 3.5% से अधिक है, तो हम इनको कहते हैं कि भाई आप थैलेसेमिक ट्राइड हैं। तो अगर आप
अगर सपोज ये पुरुष है तो वो कोशिश करेगा कि वो वैसी महिला से शादी करे जिसमें ये फीचर्स ना हो। अगर दोनों ही ऐसे हो तो हम उनको यही सजेस्ट करेंगे कि दे शुड नॉट गो फॉर प्रेगनेंसी। जी, ये तो बाद में पता चलेगा जब शादी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे तो ज्यादा मैच किए जाते हैं हॉरोस्कोप, कभी ब्लड सैंपल तो मैच किए ही नहीं जाते कि जिससे आपको अंदाजा हो सके कि ये कोई किसी बीमारी से ग्रस्त है या नहीं है। तो इसीलिए जो ये दूसरे हॉरोस्कोप्स के साथ साथ हमें जेनेटिक हॉरोस्कोप भी मैच करना चाहिए। जैसे बाकी जगह मैंने बताया ईरान में या साइप्रस में, उसके इसके बिना तो वो शादी कर ही नहीं सकते। नहीं, आजकल हमने देखा जो नए नए जोड़े होते हैं, जब भी वो कोई बच्चा प्लान करते हैं पहले पूरी अपने जांच करवाते हैं, टेस्ट करवाते हैं। जी हाँ। उसके बाद जाके ही वो मतलब बच्चे को जन्म देते हैं। अगर बदकिस्मती से दोनों थैलेसेमिक्स ट्रायड जो होंगे उनकी शादी हो गई, उन्होंने ये मैचिंग नहीं की, तो उनकी फिर हमारे पास गर्भावस्था में भी रोकने के लिए हमारे पास कुछ टेस्ट मौजूद हैं। जैसे हम सैंपलिंग करते हैं, विलस एक विलाई होते हैं जो फीटस के होते हैं जी, उसका पोर्शन निकाल लिया, उसका सैंपल कर लिया, या ब्लड का सैंपल कर लिया, या अम्बिलिकल कॉर्ड के सेल्स होते हैं उनका सैंपल कर लिया। और उनमें ये डिजीज प्रेजेंट है तो हम उनको कहते हैं कि आप ये बच्चा अबॉर्ट कर लो। जी बिल्कुल, उससे हम ये बीमारी को काफ़ी हद तक रोक पाते हैं। इसके अलावा आप सुनने वालों को कुछ कहना चाहेंगे? और इसके अलावा मैं सुनने वालों को यही कहना चाहूँगा कि जैसे हम अभी मैंने बताया कि हम हॉरोस्कोप्स वगैरह तो बड़ी अच्छी तरह से मैच करते हैं, सभी गुणों का मिलान करते हैं, तो हमें इस बात पे भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम पे ही ये निर्भर है कि हम कैसी संतान उत्पन्न करें जो समाज के लिए भी हितकर हो और देश के लिए भी हितकर हो। हम कभी नहीं चाहेंगे कि हम ऐसी संतान उत्पन्न करें जो एक नॉर्मल लाइफ ना जी सके। जी बिल्कुल। तो इसलिए इस सब का मिलान करना, एक डॉक्टर से कंसल्टेशन करना, जेनेटिक काउंसलिंग करना, ये बहुत ही आवश्यक है। यहाँ पे थोड़ा सा भी संदेह हो किसी भी विषय में तो जरूर उसे दूर करवा लेना चाहिए, ताकि जो आने वाली संतान है उसे ये भुगतना ना पड़े। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। आरोग्यवटी। बच्चों में रक्त विकार इस विषय पर तुस डॉक्टर विजय साने कने कीती गेदी गलबात सुना करते हैं कार्यक्रम आरोग्यवटी च।